गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक परिघटना मरीचिका की बात की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के थर्ड अनुप्रयोग की बात करेंगे, प्रकाशिक तंतु की बात करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो उच्च गुणवत्ता के हाई क्वालिटी के ग्लास और क्वार्ट्ज से बनी लंबी पतली बालनुमा संरचनाएं होती है, जो कि प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए यूज में ली जाती है। और जब हम इनसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाशिक संकेतों को पहुंचाते हैं तो यहाँ जितनी तीव्रता के साथ प्रकाशिक संकेत अंदर प्रवेश करता है, लगभग उतनी ही तीव्रता के साथ ये हमें दूसरे सिरे पर प्राप्त होता है। अब ये दूसरा सिरा जो है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है इस पहले वाले सिरे से। इट मीन्स लंबी दूरियों तक प्रकाशिक संकेतों के, ऑप्टिकल सिग्नल्स के, लाइट सिग्नल्स के संचरण के लिए प्रकाशिक तंतु यूज में लिए जाते हैं। प्रकाशिक तंतु यूज में लिए जाते हैं। देखिए, यहाँ मैं एक प्रकाशिक तंतु की स्ट्रक्चर आपको बता के चलता हूँ। ये एक प्रकाशिक तंतु की स्ट्रक्चर है। प्रकाशिक तंतु का जो ये केंद्रीय भाग है, ये जो आंतरिक भाग है, इसको हम प्रकाशिक तंतु की क्रोड बोलते हैं। ये ग्लास और क्वार्ट्ज से बनी हुई कोर होती है। ग्लास और क्वार्ट्ज कोर होती है, जिसको हिंदी में हम क्रोड बोलेंगे। इंग्लिश में इसको हम कोर बोलते हैं, CORE, कोर। ये जो आंतरिक कोर है वो ऐसे कांच से बनी होती है, जिसका अपवर्तनांक, ये जो बाहरी आवरण है इसका, इस बाहरी आवरण को, इस बाहरी जैकेट को हम बोलते हैं क्लेडिंग। हिंदी में इसका नाम है आच्छाद या अधिपटन। देखिए, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ इसका। आच्छाद या अधिपटन। इनके लिए पॉपुलर नेम जो है वो, इसका पॉपुलर नेम, आंतरिक भाग का पॉपुलर नेम जो है वो कोर ही है, और बाह्य भाग का जो पॉपुलर नेम है वो क्लेडिंग ही है। तो आप इसको कोर क्लेडिंग नाम से भी बोल सकते हैं, या हिंदी में बोलें तो क्रोड, और ये आच्छाद या अधिपटन। तो ये वाला जो बाहरी आवरण है ये भी एक ऐसे कांच से बना होता है जिसका अपवर्तनांक इस आंतरिक कांच से, इस आंतरिक क्रोड के पदार्थ से कम होता है। बाहरी भाग का अपवर्तनांक कम, आंतरिक भाग का अपवर्तनांक ज़्यादा। इट मीन्स आंतरिक भाग जो है वो सघन माध्यम की तरह व्यवहार करता है, और ये जो बाहरी आवरण है, ये जो बाहरी जैकेट है कोर के बाहर का, जिसको हम क्लेडिंग बोल रहे हैं, उसका अपवर्तनांक कम होता है क्रोड के अपवर्तनांक से। इसीलिए ये जो बाहर वाला आवरण है ये विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। देखिए, अपवर्तनांक हमने यहाँ लिखे भी हैं। एग्जैक्ट यही अपवर्तनांक को, ऐसा आवश्यक नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि आपने क्रोड किस मटेरियल का बना रखा है, किस ग्लास का बनाया है, और क्लेडिंग किस ग्लास की बनाई है, तो उन ग्लास के अपवर्तनांक पर डिपेंड करेंगे ये वैल्यूज़। तो क्लियर बात। ये वैल्यूज़ का मैंने एक रफ आइडिया दिया है, बस यहाँ से आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। देखिए, 1.52 ज़्यादा है 1.48 से। इट मीन्स इसका बाहरी आवरण का, क्लेडिंग का अपवर्तनांक कम होता है क्रोड के अपवर्तनांक से। तो क्रोड हो गया सघन माध्यम, क्लेडिंग होगी विरल माध्यम। तो ये सघन विरल वाली बात हम इसमें इसलिए लेके चलते हैं, सघन विरल का ध्यान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही प्रकाशिक संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में से संचित होते हुए सघन विरल अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित हो, आप क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर, तब जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए, ये प्रकाश किरण है कोई, इसका हमें प्रकाशिक तंतु के इस सिरे से इस सिरे तक संचरण करवाना है, तो हम इसके अंदर प्रवेश करवाएंगे इस प्रकाश किरण को। तो ये अंदर तो हम प्रवेश करवा देंगे, लेकिन आगे ये स्वतः ही आगे संचरित होती चली जाएगी बार बार होने वाले पूर्ण आंतरिक परावर्तनों से। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है इसको समझिए आप। पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने से पहले मैं आपको इसकी संरचना दिखा देता हूँ। देखिए, डायग्राम तो ये है ही, ये वाली किरण संरचना में नहीं बनानी है आपको, ये तो इसकी क्रियाविधि में बनानी है कि किस तरीके से प्रकाशिक तंतु के भीतर प्रकाशिक संकेत संचित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना द्वारा। क्लियर बात। संरचना में ये है, ये आंतरिक भाग जो है इसको मैंने क्रोड का है। दूसरा वाला जो बाहरी आवरण है, क्रोड के बाहर वाला जो कम अपवर्तनांक वाले कांच
का जो आवरण है उसको हम आच्छद या अधिपटन बोल रहे हैं। और थर्ड वाला जो भाग है जो कि यहाँ दिखाया नहीं है, जो कि यहाँ प्रदर्शित नहीं किया, उसको हम बफर आवरण बोल रहे हैं, बफर कोटिंग बोल रहे हैं, जो कि एक सेफ्टी कवरिंग होती है किसके चारों ओर, इस क्लैडिंग के चारों ओर। ये बेलनाकार शेप में है, ये अंदर का बेलनाकार भाग, ये इसके बाहर बेलनाकार आवरण, और इसके बाहर एक और बेलनाकार जैकेट होता है, बेलनाकार आवरण होता है, उसको हम बोल रहे हैं बफर कोटिंग। तो देखिए क्रोड हमने बताया प्रकाशिक तंतु का आंतरिक बेलनाकार भाग, ये अंदर वाला आंतरिक बेलनाकार भाग जो कि कांच, सिलिका, प्लास्टिक से बना हो सकता है। कांच, क्वार्ट्ज, सिलिका, प्लास्टिक से बना हो सकता है, इनमें से किसी एक से बना होगा, या तो कांच से या प्लास्टिक से। इसका अपवर्तनांक इसके बाहरी आच्छाद्य भाग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। इट मीन्स अंदर वाला सघन और ये बाहर वाला जो आवरण है वो विरल। तो ये जो अंतरापृष्ठ होगा, ये जो अंतरापृष्ठ आंतरिक अंतरापृष्ठ जो है वो कौन सा होगा, सघन विरल अंतरापृष्ठ होगा। और देखिए प्रकाश किरण सघन माध्यम में से संचित होते हुए इस सघन विरल अंतरापृष्ठ पर ही आकर आपतित हो रही है, और यहाँ इसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इस प्रकाशिक तंतु की संरचना जो है वो कुछ इस तरीके से होती है, ये इतना बारीक होता है कि ये जो प्रकाश किरण इसके अंदर से संचित होते हुए, सघन माध्यम में से संचित होते हुए, क्रोड में से संचित होते हुए जो यहाँ पर आकर क्रोड आच्छद अंतरापृष्ठ पर आकर आपतित होगी, वो स्वतः ही आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण पर आकर आपतित होगी, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। देखिए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दोनों शर्तें पूरी हो रही है। पहली शर्त क्या होती है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम में से संचित होते हुए सघन विरल अंतरापृष्ठ पर आकर आपतित हो, तो ये सघन है माध्यम और ये जो है आवरण वो विरल है, तो ये अंतरापृष्ठ कौन सा हुआ, सघन विरल अंतरापृष्ठ हुआ। तो सघन माध्यम में से प्रकाश किरण संचित होते हुए सघन विरल अंतरापृष्ठ पर आकर आपतित हुई है, और इस प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होता है। इसकी संरचनाएं कुछ इस तरीके से होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा हर जगह, हर जगह। तो देखिए ये अंतरापृष्ठ है सघन विरल अंतरापृष्ठ, ये अंतरापृष्ठ सघन विरल अंतरापृष्ठ, ये अंतरापृष्ठ सघन विरल अंतरापृष्ठ, ये पूरा अंतरापृष्ठ जो है वो सघन विरल अंतरापृष्ठ ही है, क्योंकि अंदर सघन और इसका बाहर विरल। क्लियर है बात। तो जहाँ भी ये प्रकाश किरण आपतित होगी जाकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात, वहाँ पर इसके लिए क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण के मान से ज़्यादा ही होगा, और ज़्यादा ही होगा तो हर जगह से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। तो बारंबार पूर्ण आंतरिक परावर्तनों द्वारा एक बार इस सिरे पर प्रविष्ट करवाई गई प्रकाश किरण दूसरे सिरे पर निर्गत हो जाती है, और जितनी तीव्रता इसकी थी लगभग उतनी तीव्रता इसकी होती है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना में हम जानते हैं कि ऊर्जा की हानि नहीं होती, प्रकाश ऊर्जा की हानि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर न तो प्रकाश का अवशोषण होता है, जहाँ पर भी परावर्तन हो रहा है जिन जिन बिंदुओं पर, वहाँ पर न तो प्रकाश का अवशोषण होता है और वहाँ से न प्रकाश पारगमित होता है, बाहर की ओर अपवर्तित भी नहीं होता, बाहर की ओर पारगमित भी नहीं होता, और यहाँ उसका अवशोषण भी नहीं होता। जितनी तीव्रता के साथ ये आया है उतनी तीव्रता के साथ ये परावर्तित हुआ है, फिर जितनी तीव्रता इसकी है उतनी तीव्रता इसकी है। हाँ, मामूली फर्क पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता थोड़ी कम हो किससे, आपतित प्रकाश की तीव्रता से। क्यों, क्योंकि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर तक ये संचित होकर जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना द्वारा, तब फिर निर्गत प्रकाश की तीव्रता थोड़ी बहुत तो कम होगी ही आपतित प्रकाश की तीव्रता से, लेकिन निर्गत प्रकाश की तीव्रता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है आपतित प्रकाश की तीव्रता से। क्लियर है बात। तो ये संरचना भी बता दी है और मैंने कार्यविधि भी बता दी है। एक प्रकाशिक तंतु जो है वो ऐसे 2000 से ज़्यादा प्रकाशिक संकेतों को एक साथ संचित करवा सकता है। क्लियर बात। फिर ऐसे बहुत सारे प्रकाशिक तंतुओं के समूहों को एक पाइप के रूप में लेते हुए हम यूज में लेते हैं प्रकाशिक संकेतों के संचरण के लिए। तो प्रकाशिक तंतुओं से मिलकर बनी इस पाइप को हम बोलते हैं प्रकाशिक पाइप, लाइट पाइप। तो एक लाइट पाइप में बहुत सारे प्रकाशिक तंतु होते हैं, और एक प्रकाशिक तंतु लगभग 2000 से ज़्यादा प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचित करवा सकता है। तो देखिए लाइट पाइप में बहुत सारे प्रकाशिक तंतु होंगे, तो एक लाइट पाइप से बहुत सारे प्रकाशिक संकेत एक साथ संचित करवाए जा सकते हैं बिना किसी ऊर्जा हानि के, या यूँ बोल लीजिए नगण्य ऊर्जा हानि के, क्योंकि नगण्य ऊर्जा हानि ही होती है किसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना में, क्योंकि इसमें प्रकाश का अवशोषण भी नहीं होता और पारगमन भी नहीं होता। प्रकाश
पूर्णतः परावर्तित होता है, हर जगह से पूर्णतः परावर्तित होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना से जो हमें यहाँ प्रकाश मिलेगा वो लगभग उतनी तीव्रता का मिलेगा जितना यहाँ प्रविष्ट हुआ है। फिर आच्छादित भाग की बात बताई हमने। यह क्रोड के चारों ओर का अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक वाला कांच या प्लास्टिक से बना बेलनाकार आवरण होता है। क्लियर बात, कांच या प्लास्टिक से। ये भी कांच का बना होता है लेकिन इस कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा है। ये भी कांच का बना हुआ हो सकता है, कांच का भी बना हुआ हो सकता है, प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है, इसका अपवर्तनांक कम। ये सघन, ये विरल। तो ये अंतरापृष्ठ हो गया सघन, विरल, अंतरापृष्ठ। और इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है कि सघन, विरल, अंतरापृष्ठ पर प्रकाश किरण अगर आपतित होगी तो उसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से स्वतः ही ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये इसका स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ आच्छादन। थर्ड पार्ट जो है वो है इसका बफर कोटिंग। ये है कोर क्लेडिंग के चारों ओर का सुरक्षात्मक प्लास्टिक जैकेट होता है। कोर हम किसको बोल रहे हैं? क्रोड को। क्लेडिंग किसको बोल रहे हैं? आच्छादन को। तो ये क्रोड आच्छादन के चारों ओर का जो सुरक्षात्मक प्लास्टिक आवरण होता है वो होता है बफर कोटिंग, जो कि हमने संरचना में यहाँ प्रदर्शित नहीं की है। यह हमने संरचना में केवल आंतरिक भाग, क्रोड भाग दिखाया है, और ये जो बाहरी आवरण जो है क्लेडिंग, ये प्रदर्शित की है। यहाँ बफर कोटिंग को प्रदर्शित नहीं किया गया है। क्लियर है बात। तो मैंने प्रकाशिक तंतु की संरचना भी बता दी है और प्रकाशिक तंतु से होते हुए किस तरीके से किसी प्रकाशिक संकेत का पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण होता है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ट्रांसड्यूसर एक वर्ड आया है। ट्रांसड्यूसर एक वर्ड आया है। ट्रांसड्यूसर हम क्यों यूज में लेते हैं? ट्रांसड्यूसर हम एक ऐसी युक्ति को बोलते हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए मुझे ऑडियो सिग्नल, वाक सिग्नल या श्रव्य सिग्नल को, श्रव्य संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। तो श्रव्य सिग्नल जो है वो प्रकाशिक रूप में तो है नहीं, वो तो प्रकाशिक रूप में नहीं है। तो प्रकाशिक रूप में नहीं है तो उसको हम ट्रांसमिट नहीं करवा सकते इस प्रकाशिक तंतु के थ्रू, क्योंकि प्रकाशिक तंतु तो जो संकेत प्रकाशिक रूप में है उसी को ले जा सकता है। प्रकाश के रूप में जो है संकेत उसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो प्रोपागेट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है अपने अंदर से होते हुए। तो सबसे पहले हमें उस वाक सिग्नल को, उस ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, विद्युतीय संकेत के रूप में कन्वर्ट करना होगा। फिर उस विद्युतीय संकेत से हम प्रकाशिक संकेत बना लेंगे, विद्युतीय संकेत से प्रकाशिक संकेत बनाएंगे और उस प्रकाशिक संकेत को फिर इस प्रकाशिक तंतु के अंदर प्रविष्ट करवाया जाएगा। फिर ये बारंबार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हजारों या सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रकाशिक तंतु के दूसरे सिरे तक नगण्य ऊर्जा हानि के साथ संचित होकर हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें कौन सा संकेत मिला? यहाँ पर हमें प्रकाशिक संकेत मिला। उस प्रकाशिक संकेत को वापस उचित ट्रांसड्यूसर की सहायता से किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम? विद्युतीय संकेत में। और विद्युतीय संकेत को फिर उचित ट्रांसड्यूसर की सहायता से हम वाक संकेत या श्रव्य संकेत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने कौन सा भेजना था? श्रव्य भेजा था, लेकिन किस फॉर्म में कन्वर्ट करके? श्रव्य को विद्युतीय संकेत में, विद्युतीय संकेत को प्रकाशिक संकेत में, फिर प्रकाशीय संकेत को हमने इसके थ्रू ट्रांसमिट करवाया। फिर यहाँ पर हमें प्रकाशिक संकेत प्राप्त हुआ। फिर प्रकाशिक संकेत को वापस हमने विद्युतीय संकेत में कन्वर्ट करवा लिया और विद्युतीय संकेत को उचित ट्रांसड्यूसर की सहायता से वाक संकेत में वापस रूपांतरित कर लिया है। ट्रांसड्यूसर का मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे स्पीकर को हम विद्युतीय संकेत प्रोवाइड करें तो स्पीकर विद्युतीय संकेत को वाक संकेतों में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही माइक्रोफोन जो है उसको हम वाक संकेत दें तो उसको विद्युतीय संकेतों में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर बात। ये मैंने ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल दिए हैं। तो माइक्रोफोन जो है वो भी एक ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि वो वाक संकेतों को, ध्वनि संकेतों को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युतीय संकेतों में कन्वर्ट करता है। और स्पीकर जो है वो भी एक ट्रांसड्यूसर ही है, क्योंकि वो विद्युतीय संकेतों को वापस वाक संकेतों में, ध्वनि संकेतों में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके के कुछ ट्रांसड्यूसर यहाँ भी यूज में लिए जा सकते हैं। अब जिस ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता होगी वो ट्रांसड्यूसर यहाँ यूज में ले लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रकाशीय संचार व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। प्रकाशीय संचार व्यवस्था आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसका एक रफ आइडिया आपको शॉर्ट में दिया है।
यहाँ मैंने ये बताया कि जो आंतरिक भाग था प्रकाशिक तंतु का, जो केंद्रीय भाग था, आंतरिक भाग था, जो जिसको हम क्रोड बोलते थे, इंग्लिश में कोर बोलते थे, उसका अपवर्तनांक जो उसका बाहरी आवरण है, आच्छादन है, अधिपटन है, क्लेडिंग है, उसके अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। इट मीन्स अंदर वाला माध्यम सघन और उसका जो बाहरी आवरण हो विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है। तो प्रकाशिक संकेत जो है वो सघन माध्यम से संचित होते हुए सघन विरल अंतराप्रस्थ पर जाकर आपतित होते हैं क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा कोण पर, इसीलिए वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाते हैं, वापस ही उसी में लौट आते हैं। किसमें? प्रकाशिक तंतु में ही, बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखिए ये प्रकाशिक संकेत क्रोड में से संचित होते हुए सघन माध्यम में से संचित होते हुए यहाँ पर आकर आपतित हुआ इस अंतराप्रस्थ पर। इसको अंतराप्रस्थ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके इस ओर है सघन माध्यम क्रोड और इसके इस ओर है विरल माध्यम अधिपटन या आच्छाद्य। क्लियर है बात? तो ये अंतराप्रस्थ हो गया कौन सा? क्रोड आच्छाद्य अंतराप्रस्थ या सघन विरल अंतराप्रस्थ। तो सघन विरल अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित हुई है ये प्रकाश किरण सघन माध्यम में से संचित होते हुए। तो पूर्णांतिक परावर्तन की शर्त यही तो होती है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम में से संचित होते हुए सघन विरल अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये कि यहाँ पर आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाए तो वो वापस बाहर की ओर पारगमित भी नहीं होगी, यहाँ अवशोषण भी नहीं होगा उसका, वो पूरी की पूरी वापस यहाँ परावर्तित हो जाएगी, वापस उसी माध्यम में सघन माध्यम में ही क्रोड में ही परावर्तित हो जाएगी और सम्मुख अंतराप्रस्थ पर, सम्मुख पृष्ठ पर जाकर फिर से यहाँ आपतित होगी। अब यहाँ आपतित होगी तो फिर से देखिए किस में से संचित होकर आई है? क्रोड से संचित होकर आई है, मतलब सघन माध्यम में से संचित होते हुए आई है। ये अंतराप्रस्थ सघन विरल अंतराप्रस्थ है ही, तो सघन विरल अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित हुई। यहाँ फिर से आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है। ये ज़्यादा होता ही है हर जगह पर ही। ज़्यादा क्यों होता है? प्रकाशिक तंतु की अपनी संरचना के कारण। इसकी संरचना ही कुछ ऐसी होती है कि हर जगह पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा ही होगा। तो क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होगा तो वहाँ से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा, क्योंकि दोनों शर्तें तो पूरी हो रही है। दोनों शर्तें कौन सी? सघन माध्यम में से संचित होते हुए सघन विरल अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित हुई है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हुआ है। ऐसे यहाँ पर भी सघन माध्यम में से संचित होते हुए सघन विरल अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित हुई है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हुआ है। ऐसा इसके लिए तो इस तरीके से बारंबार पूर्ण आंतरिक परावर्तनों द्वारा ये लंबी दूरियों तक संचित हो जाएगा प्रकाशिक संकेत। अब ये दूरियाँ सैकड़ों किलोमीटर, हज़ारों किलोमीटर में हो सकती है। क्लियर है बात? यहाँ तो हमने प्रकाशिक तंतु को बहुत छोटा सा बना के बताया है। ये वाला सिरा और ये वाला सिरा जो है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर हो सकता है। तो हज़ारों किलोमीटर तक नगण्य ऊर्जा आने के साथ प्रकाशिक तंतुओं को संचरित करवाने के लिए काम में ली जाने वाली कांच या क्वार्ट्ज से बनी लंबी पतली संरचना जो होती है उसी को हम प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। फिर ये एक प्रकाशिक तंतु यूज में नहीं लिया जाता कभी, प्रकाशिक तंतुओं का समूह काम में लिया जाता है। प्रकाशिक तंतुओं को मिलाकर हम प्रकाशिक पाइप बनाते हैं और उस प्रकाशिक पाइप से फिर बहुत ज़्यादा संख्या में प्रकाशिक संकेतों को हम एक साथ संचरित करवा सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि एक प्रकाशिक तंतु 2,000 से ज़्यादा प्रकाशिक संकेतों को संचित करवा सकता है। तो प्रकाशिक पाइप में तो फिर बहुत सारे प्रकाशिक तंतु होंगे। तो एक प्रकाशिक पाइप अत्यधिक संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में प्रकाशिक संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर सकती है। जैसे विद्युत का ट्रांसमिशन हम करवाते हैं धात्विक तारों द्वारा, ऐसे ही प्रकाशिक संकेतों का ट्रांसमिशन जो करवाते हैं वो लाइट पाइप द्वारा करवाते हैं। यूँ समझिए आप इसको। तो ये प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि, क्रियाविधि है जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो ये जो डायग्राम था ये संरचना का भी डायग्राम था और ये कार्यविधि का भी डायग्राम है। दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किरण के प्रोपागेशन की, इस किरण के संचरण की बात करेंगे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर, तो उसकी क्रियाविधि होगी। और इसमें ये पार्ट्स आप दिखा रहे हैं, ये अंदर का क्रोड भाग, ये बाहर वाला क्लेडिंग वाला पार्ट, इसके बाहर फिर बफर कोटिंग वाला पार्ट, तो वो इसकी संरचना होगी। क्लियर बात? तो दोनों के लिए डायग्राम एक ही है। यहाँ पर किस तरीके से प्रकाशिक तंतु से प्रकाशिक संकेतों का संचरण होता है वो पूरा प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, इसकी पूरी वर्किंग यहाँ लिखी हुई है। क्लियर बात? वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं।
यहाँ तक बात होगी है। इन नोट पॉइंट्स की भी मैंने बात कर ली है। अब हम प्रकाशिक तंतुओं के अनुप्रयोग की बात करते हैं कि प्रकाशिक तंतुओं को कहाँ यूज में लिया जाता है। तो देखिए अभी मैंने बता दिया प्रकाशीय संचार व्यवस्था में प्रकाशिक तंतु यूज में लिए जाते हैं। इस वाले पॉइंट की तो मैंने बात कर ली है। जैसा अभी मैं बता रहा था कि ध्वनि संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुझे भेजना है प्रकाशीय संचार व्यवस्था में। अलग अलग प्रकार की संचार व्यवस्थाएं होती है। मैं प्रकाशीय संचार व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो प्रकाशीय संचार व्यवस्था में प्रकाशिक संकेतों के रूप में किसी मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करवाया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें उस मैसेज को, उस सूचना को, जिसको कि हमें प्रकाशिक संकेत के रूप में प्रकाशिक तंतु से होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, उसको हमें प्रकाशिक रूप में कन्वर्ट करना होगा, प्रकाशिक संकेत के रूप में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम उचित ट्रांसड्यूसर की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताऊं तो विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम एलईडी काम में ले सकते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड एक चैप्टर पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें हम एलईडी की डिटेल में बात करेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड की डिटेल में बात करेंगे। आप यूँ समझिए जैसे बल्ब जो होता है उसको जब हम विद्युत ऊर्जा सप्लाई करते हैं, जब उसको विद्युत धारा सप्लाई करते हैं तो वो उसको प्रकाशिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही एलईडी को जब विद्युतीय ऊर्जा दी जाती है, विद्युतीय संकेत दिए जाते हैं तो उसको प्रकाशिक संकेतों में कन्वर्ट कर देता है। फिर एलईडी ने उन्हें प्रकाशिक संकेतों में कन्वर्ट कर दिया है। अब एलईडी से प्राप्त प्रकाशिक संकेतों को आप प्रकाशिक तंतु से होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करवा दीजिए। आपको तो एलईडी से प्राप्त प्रकाशिक संकेतों को प्रकाशिक तंतु के एक सिरे में प्रवेश करवाना है बस। फिर आगे तो पूर्णांतरिक परावर्तन स्वतः ही होगा और स्वतः ही प्रकाशिक संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा नगण्य ऊर्जा हानि के साथ। क्लियर बात। फिर दूसरे सिरे पर हमें प्रकाशिक संकेत प्राप्त हो गया है। अब उस प्रकाशिक संकेत को वापस फोटो डायोड की सहायता से, फोटो डायोड एक ऐसा डायोड होता है या यूँ समझिए एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाशिक संकेतों को वापस विद्युतीय संकेतों में कन्वर्ट कर देती है। एलईडी ने तो क्या किया था, एलईडी ने विद्युतीय संकेतों को प्रकाशिक संकेतों में कन्वर्ट किया था। फिर उन प्रकाशिक संकेतों को हमने प्रकाशिक तंतु के एक सिरे में प्रविष्ट करवाया था। फिर वो प्रकाशिक संकेत पूर्णांतरिक परावर्तन द्वारा प्रकाशिक तंतु से होते हुए उस प्रकाशिक तंतु के दूसरे सिरे तक पहुँचे। फिर दूसरे सिरे पर प्राप्त हुए उन प्रकाशिक संकेतों को हमने फोटो डायोड पर आपतित करवाया। फोटो डायोड ने उन प्रकाशिक संकेतों को विद्युतीय संकेतों में कन्वर्ट कर दिया है। और विद्युतीय संकेत जो है उनको अगर हम स्पीकर पर लगा दें तो वो विद्युतीय संकेत हमें ध्वनि संकेतों के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। किसके रूप में? ध्वनि संकेतों के रूप में। तो अगर हमने ध्वनि संकेत ट्रांसमिट करवाए थे एक सिरे से तो दूसरे सिरे पर हमें ध्वनि संकेत मिल गए हैं, लेकिन रास्ते में उनका ट्रांसमिशन किस फॉर्म में हुआ? प्रकाशिक संकेतों के रूप में उनका ट्रांसमिशन हुआ। क्लियर बात। तो ये प्रकाशीय संचार व्यवस्था में इस तरीके से हम सिग्नल्स को प्रकाशिक रूप में कन्वर्ट करके प्रकाशिक तंतु से होते हुए लंबी दूरियों तक नगण्य ऊर्जा हानि के साथ संचरित करवा सकते हैं। क्लियर बात। अब ये प्रकाशिक संचार व्यवस्था भी इतना कोई शॉर्ट टॉपिक नहीं है। यहाँ तो मैंने आपको इसका एक रफ आइडिया दिया है, शॉर्ट में इसको मैंने बताया है। ये एक पूरा चैप्टर ही समझ के चलिए, एक पूरी बुक ही होती है प्रकाशीय संचार व्यवस्था पे, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। फिर एंडोस्कोपी में, मेडिकल साइंस में भी, चिकित्सा में भी इसको यूज में लिया जाता है। कैसे? मुंह के रास्ते से एक लाइट पाइप किसको बोल रहे हैं? जिसमें बहुत सारे प्रकाशिक तंतु हैं, बहुत सारे प्रकाशिक तंतुओं से मिलकर बनी हुई पाइप को हम बोल रहे हैं प्रकाशिक पाइप, लाइट पाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उससे होते हुए बहुत सारे प्रकाशिक संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जा सकते हैं। जैसे पाइप से होते हुए हम पानी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, वैसे ही प्रकाशिक पाइप से होते हुए प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करवाया जा सकता है, प्रोपागेट करवाया जा सकता है, संचरण करवाया जा सकता है उसका। तो एंडोस्कोपी में क्या करते हैं? एंडोस्कोपी में शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है। जैसे मान लीजिए पेट में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है, पेट में कोई घाव हो गया है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, एक प्रकाशिक पाइप जो है वो लेंगे, उस प्रकाशिक पाइप का एक सिरा मुंह से होते हुए पेट में प्रवेश करवाया जाएगा, पेट तक उसको भेजा जाएगा। फिर वो जो प्रकाशिक पाइप का मुंह के बाहर वाला सिरा है उसमें उसके कुछ प्रकाशिक तंतुओं में, उसके बाहर वाले प्रकाशिक तंतुओं में, बाहर की ओर वाले, उसके बाहर की ओर वाले प्रकाशिक तंतुओं में से
प्रकाशिक संकेत अंदर भेजे जाएंगे, पेट के अंदर भेजे जाएंगे, वो खुद ही चले जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना द्वारा। तो वो पेट के अंदर जाएंगे, पेट के अंदर वो प्रकाश फैलेगा, पेट की दीवारों से जाकर टकराएगा, पेट की दीवारों से जाकर टकराकर वापस वो परावर्तित होगा और परावर्तित होकर उस प्रकाशिक पाइप के सेंट्रल पार्ट में, बीच वाले भाग में जो प्रकाशिक तंतु होते हैं उनसे होते हुए वापस मुंह के बाहर आता है, मुंह के बाहर आता है। तो जो प्रकाशिक संकेत हमने भेजे थे पेट के अंदर, वो पेट की आंतरिक दीवारों से टकराएंगे, तो पेट की आंतरिक दीवारों की सूचनाएं उनमें आ जाएगी। अब वो सूचनाओं को लेकर प्रकाशिक संकेत वापस दूसरे प्रकाशिक तंतुओं से होते हुए, लाइट पाइप के दूसरे प्रकाशिक तंतुओं से होते हुए मुंह के बाहर आएंगे। फिर उन प्रकाशिक संकेतों से पेट की इंटरनल इन्फॉर्मेशन हम निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकाल लेंगे, वो एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है जिसकी हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करेंगे। बस हमने इतना बताया कि पेट के अंदर हमने प्रकाश भेज दिया है और वापस प्रकाशिक तंतु से होते हुए पेट की दीवारों से टकराकर वो प्रकाश लौटा है। तो पेट के आंतरिक दीवारों पर जो भी घाव है या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें आ गई है, वो लौटे हैं जो प्रकाशिक संकेत उनमें। तो उन प्रकाशिक संकेतों से हम उन सूचनाओं को निकाल लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बताया, पेट के अंदर से टकराकर लौटे प्रकाशिक संकेतों से पेट के आंतरिक भाग की जांच की जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी। सजावटी लैंपों में भी प्लास्टिक से बने हुए तंतु यूज में लेते हैं, वो भी प्रकाशिक तंतु की भांति काम करते हैं। प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, एक सिरे पर जो हम प्रकाश प्रवेश करवाते हैं वो अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना द्वारा संचित होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो सजावटी लैंपों में ऐसा ही होता है। मार्केट में ये सजावटी लैंप मिलते भी हैं। इन सजावटी लैंपों में एक लैंप होता है, उस लैंप के ऊपर बहुत सारे प्लास्टिक तंतुओं का एक बंच फिक्स कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और प्रकाशिक तंतुओं का जो दूसरा सिरा है, जो मुक्त सिरा है, जो ऊपर वाला सिरा है, वो फैला हुआ होता है ऊपर फाउंटेन की तरह संरचना बनाते हैं ऊपरी मुक्त सिरे किनके, प्लास्टिक तंतुओं के। अब जब उस लैंप को हम ऑन करते हैं तो लैंप से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश उस लैंप के ऊपर जो प्रकाशिक तंतुओं के सिरे हैं उसके अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के पश्चात वो उन तंतुओं में पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना द्वारा ऊपर की ओर संचित होने लगता है और तंतु के ऊपरी मुक्त सिरों पर जाकर वो चमकीले बिंदुओं की फॉर्म में दिखलाई पड़ता है। तो बहुत सारे प्रकाशिक तंतु, हर प्रकाशिक तंतु का ऊपरी सिरा चमकीले बिंदु की तरह दिखाई देगा। तो वहाँ बहुत सारे चमकीले बिंदु एक साथ दिखलाई पड़ेंगे। देखिए बताया भी है यहाँ। जब लैंप को ऑन किया जाता है तो उसका प्रकाश उसके ऊपर व्यवस्थित प्रकाशिक तंतुओं में से होते हुए बारंबार पूर्ण आंतरिक परावर्तनों द्वारा तंतुओं के ऊपरी सिरों पर पहुंचकर वहाँ बिंदुओं के रूप में चमक उत्पन्न करता है। हर प्रकाशिक तंतु का ऊपरी सिरा में चमकीला दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है बिंदु के रूप में, क्योंकि वो जो प्रकाश नीचे के सिरे से प्रकाशिक तंतु में प्रवेश करा है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना द्वारा हर प्लास्टिक तंतु के ऊपरी सिरे तक पहुँचा है। तो तंतुओं के ऊपरी सिरों को जब हम देखते हैं तो वहाँ हर तंतु का ऊपरी सिरा में बिंदु के रूप में चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो ये प्रकाशिक तंतुओं के कुछ अनुप्रयोग थे। 3 अनुप्रयोग मैंने यहाँ बताए, प्रकाशीय संचार व्यवस्था में, एंडोस्कोपी में, सजावटी लैंपों में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक था? प्रकाशिक तंतु। ये 3rd अनुप्रयोग था पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना का फर्स्ट जो अनुप्रयोग था वो था हीरे की चमक में। सेकंड जो अनुप्रयोग था वो हमने बताया था मरीचिका। थर्ड जो है वो प्रकाशिक तंतु था, जो कि इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा भी है। क्लियर बात? देखिए इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाशिक तंतु, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रकाशिक तंतु से होते हुए किस तरीके से प्रकाशिक संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित होते हैं, तो इसकी क्रियाविधि आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित फोर्थ अनुप्रयोग की बात करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फोर्थ अनुप्रयोग की बात करेंगे। पूर्ण परावर्तक प्रिज्मों की बात करेंगे कि किस तरीके से प्रिज्मों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रतिबिंब निर्माण होता है। थैंक यू।